जरा सोचिए 900 सालों के अंदर एक पूरी की पूरी सभ्यता कैसे बदल सकती है। आज हम वैदिक काल की इसी जबरदस्त परिवर्तन वाली यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे जो समाज पहले पशु चराता था, कबीलों में रहता था, वो आगे चलकर बड़े बड़े राज्यों और एकदम जटिल नियमों वाले समाज में तब्दील हो गया। तो चलिए इस दिलचस्प बदलाव की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, इस सफर को और भी आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे वैदिक काल के टाइम और ज्योग्राफी से। फिर हम उसे गेम चेंजर चीज की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसके बाद देखेंगे कि लोगों के पैसे कमाने और राज करने के तरीके कैसे बदले, समाज और धर्म को लेकर उनकी सोच में क्या फर्क आया, और हाँ, आखिर में इस युग की सबसे बड़ी देन यानी उनकी ज्ञान परंपरा को समझेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, वैदिक काल का एक परिचय। किसी भी कहानी को समझने के लिए ये जानना सबसे जरूरी होता है कि वो कब और कहाँ हो रही थी, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आगे सारे बदलावों की इमारत खड़ी हुई। जरा इस नक्शे पर गौर कीजिए। बाईं तरफ जो पूर्व वैदिक काल था, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उसका सेंटर था सप्त सिंधु इलाका, जिसकी सारी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। लेकिन फिर देखिए, ये तीर कैसे पूरब की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व तक आते आते सभ्यता का केंद्र खिसक कर गंगा यमुना के घने जंगलों वाले दोआब में पहुंच गया। और इस नए दौर की कहानी हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सुनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे। यहीं पर आता है हमारा दूसरा सेक्शन, परिवर्तन का उत्प्रेरक, लौह क्रांति। जी हाँ, एक ऐसी खोज जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। शुरुआत में पूर्व वैदिक समाज की पूरी जिंदगी पशुओं पर ही टिकी थी। वो एक तरह से सेमी नोमैडिक थे, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, और उनकी सारी की सारी दौलत उनके मवेशी, खासकर गायें हुआ करती थीं। लेकिन जब ये लोग पूरब की ओर गंगा के मैदानों में पहुंचे तो उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी, और वो थे घने जंगल। उनके पास जो तांबे और कांसे के औजार थे, वो इन जंगलों को साफ करने के लिए काफी नहीं थे, बहुत कमजोर थे। और फिर लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास वो टर्निंग पॉइंट आया, लोहे की खोज, जिसे उस समय के ग्रंथों में कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे से बनी मजबूत कुल्हाड़ियों ने वो कर दिखाया जो पहले नामुमकिन सा लगता था। और इसका नतीजा एक क्रांति। देखते ही देखते जंगलों की जगह खेतों ने ले ली, घुमंतू जीवन अब स्थायी बस्तियों में बदल गया, और इसी खेतीबाड़ी की मजबूत नींव पर पहली बार बड़े बड़े राज्य, जिन्हें जनपद कहा गया, उभर कर सामने आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो बदलाव था वो अर्थव्यवस्था और राजनीति में कैसे नजर आया। वैसे तो इस सेक्शन का टाइटल ही काफी कुछ बता देता है। ये गौ से भूमि और जन से जनपद का एक सफर था। यहाँ पर यह फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ पूर्व वैदिक काल में सब कुछ गौ यानी गाय के ही इर्द गिर्द घूमता था, वही दौलत थी, वही लेन देन का जरिया। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर वैदिक काल में लोहे के हल ने खेती में क्रांति ला दी, और अब भूमि यानी जमीन धन का नया और सबसे बड़ा आधार बन गई। इसी स्थायी जीवन के साथ शुरुआती शहर बने, और हमें एक खास किस्म के मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, जिन्हें पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं, जो इस युग की एक बड़ी पहचान। राजनीति में भी ठीक ऐसा ही गहरा बदलाव आया। पूर्व वैदिक काल में पॉलिटिकल यूनिट जन यानी कबीला हुआ करता था। राजा को राजन कहते थे, जो बस कबीले का मुखिया होता था और उससे एक समिति मिलकर चुनती थी। टैक्स भी वॉलंटरी था, जिसे बलि कहते थे। लेकिन इसके ठीक उलट उत्तर वैदिक काल में जन की जगह जनपद यानी एक इलाके ने ले ली, और फिर राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया। राजा अब सम्राट कहलाने लगा, जो उस पूरे क्षेत्र का रक्षक था, और उसका पद भी अब खानदानी हो गया था। टैक्स देना भी अब जरूरी हो गया, जिसे बलि, भाग और शुल्क कहा जाता था। तो ये जो शब्द है जनपद, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा साधा मतलब है जन का पद, यानी वो जगह जहां किसी कबीले ने अपना पैर जमा लिया, यानी वो बस गए। ये कबीलाई समाज से एक क्षेत्रीय पॉलिटिकल पावर बनने की कहानी का प्रतीक है। अब सवाल ये है कि राजा इतना ताकतवर बना कैसे।
तो देखिए, सबसे पहले तो उसे देवताओं के बराबर बताया गया। फिर इस ताकत को जनता के सामने दिखाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। राज्याभिषेक के लिए होता था राजसूय यज्ञ, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अश्वमेध यज्ञ, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए रथों की दौड़ वाला वाजपेय यज्ञ। और इन्हीं यज्ञों के साथ राजा ने सम्राट और विराट जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां भी अपना ली। अर्थव्यवस्था और राजनीति के बाद अब रुख करते हैं समाज और धर्म की तरफ। इस दौर में समाज में नई ऊंच नीच की व्यवस्थाएं बनी और धार्मिक सोच में भी काफी विकास हुआ। ये शायद इस युग का सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव था। जहां पहले ऋग्वैदिक काल में समाज काम पर आधारित था और कोई भी अपना काम बदल सकता था, वहीं उत्तर वैदिक काल में ये व्यवस्था जन पर आधारित हो गई और बहुत कठोर हो गई। समाज को 4 वर्णों में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र, जिन्हें उपनयन यानी शिक्षा पाने के पवित्र संस्कार से भी दूर रखा गया। इसी दौर में गोत्र व्यवस्था भी सामने आई। गोत्र का असली मतलब था गौशाला, या वो जगह जहां एक ही खानदान की गायें रखी जाती थीं। लेकिन बाद में इसका मतलब हो गया एक ही पूर्वज से चला आ रहा वंश। और इसका सबसे जरूरी नियम ये बन गया कि एक ही गोत्र के लड़के लड़की आपस में शादी नहीं कर सकते। इस नई वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शादी ब्याह के नियम भी बहुत सख्त हो गए। अनुलोम विवाह, मतलब अगर ऊंचे वर्ण का पुरुष नीचे वर्ण की स्त्री से शादी करे तो वो तो ठीक था, उसे स्वीकार कर लिया जाता था। लेकिन प्रतिलोम विवाह, जिसमें स्त्री ऊंचे वर्ण की हो और पुरुष नीचे वर्ण का, उसे समाज के लिए एक खतरा माना गया और उस पर रोक लगा दी गई। एक और जो दुखद बदलाव आया वो था महिलाओं की स्थिति में गिरावट। सोचिए, जहां पूर्व वैदिक काल में लोपामुद्रा और घोषा जैसी पढ़ी लिखी और ज्ञानी महिलाएं थीं, वहीं उत्तर वैदिक काल में महिलाओं से सभाओं में शामिल होने का हक छीन लिया गया। उनकी पढ़ाई लिखाई बंद करवा दी गई और धार्मिक कामों में भी उनकी भूमिका को बहुत सीमित कर दिया गया। धर्म की दुनिया में भी देवताओं का स्वरूप बदला। ऋग्वैदिक काल के जो बड़े देवता थे वो प्रकृति की ताकतें थी, जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया और एक नई त्रिमूर्ति सामने आई। प्रजापति यानी बनाने वाले, विष्णु यानी पालने वाले, और रुद्र यानी संहार करने वाले। इनमें भी प्रजापति सबसे बड़े देवता बन गए। पूजा पाठ का तरीका भी बिल्कुल बदल गया। जो पहले सीधी सादी भक्ति थी, उसकी जगह अब बहुत ही जटिल और खर्चीले यज्ञों ने ले ली। पुरोहितों का दबदबा बढ़ गया और दान दक्षिणा ही धर्म का केंद्र बन गई। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसी बढ़ते कर्मकांड के रिएक्शन में ही आगे चलकर उपनिषदों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी विचारों का जन्म हुआ था। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, ज्ञान परंपरा और सारांश। इसमें हम वैदिक काल की बौद्धिक विरासत को देखेंगे और अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एक बार फटाफट दोहराएंगे। वैदिक साहित्य बहुत बड़ा है। इसको समझने के लिए मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है श्रुति, जिसका मतलब है सुना हुआ। इसे ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। इसमें चारों वेद आते हैं और उनसे जुड़े ग्रंथ जैसे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। दूसरा हिस्सा है स्मृति, यानी याद किया हुआ, जिसमें वेदांग वगैरह शामिल हैं। वैदिक सोच का जो शिखर है वो हमें उपनिषदों में देखने को मिलता है। ये कर्मकांड से ज्यादा ज्ञान और दर्शन पर जोर देते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते, यानी हमेशा सत्य की ही जीत होती है, वो मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। ये उस दौर में ज्ञान की तरफ हुए एक महान वैचारिक परिवर्तन का प्रतीक है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक टेबल में है। अर्थव्यवस्था पशुपालन से खेती की तरफ चली गई, राजनीति कबीले के मुखिया से खानदानी राजा की तरफ बढ़ गई, समाज बराबरी वाले माहौल से कठोर वर्ण व्यवस्था वाला बन गया, धर्म प्रकृति पूजा से जटिल यज्ञों की ओर मुड़ गया और महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव था। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस समाज के लिए कभी गाय सबसे बड़ी दौलत हुआ करती थी, उसका भूमि को सबसे ज्यादा अहमियत देने लगना, इस सिर्फ एक बदलाव ने भारत के इतिहास की दिशा को आगे चलकर कैसे और कितना प्रभावित किया होगा।